नमस्कार। मैं हरीश कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक, आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, रांची से आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। और स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत यह टीचिंग मटेरियल एड जो आप लोगों के लर्निंग प्रक्रिया में सातत्य लाने के लिए जो उपलब्ध कराई जा रही है, तो इन माध्यम में जुड़ने के लिए आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बीएड प्रथम वर्ष के पेपर 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट फर्स्ट में हम लोग जेंडर मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, जेंडर बायस एंड इट्स इंडिकेटर्स पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके पहले हम लोग जेंडर स्टीरियोटाइप पे भी हम लोगों की चर्चा हो गई है। विमेन एम्पावरमेंट पे थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, थोड़ी बहुत चर्चा शेष रह गई है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक बहुत विचित्र विडंबना है कि नास्ति विद्या समम चक्षु की जो परिकल्पना दी गई कि नास्ति विद्या समम चक्षु, क्या यह परिकल्पना केवल एक पक्ष के लिए था या बहुपक्ष के लिए था? कितनी पवित्र अवधारणा है ये कि विद्या के समान पवित्र करने वाली और तीसरी आंख, तृतीय नेत्र को, तृतीय नेत्र का मतलब क्या है? तृतीय नेत्र का मतलब है ज्ञान। तृतीय नेत्र का मतलब यहां कोई आंख लगाने से नहीं है। 2 आंख ईश्वर ने दिया है, तीसरी आंख लगाने का मतलब नहीं है। ज्ञान जो है वो हमारी तीसरी आंख होती है। तीसरी आंख का मतलब दूरदर्शिता, स्पष्ट करें। तृतीय आंख का मतलब दूरदर्शिता, अग्रदर्शिता, विचार शक्ति, विवेक शक्ति, प्रज्ञा, ये सब जागृत अवस्था में हो। विवेक, ये सब जागृत अवस्था में, इसको हम लोग कहते हैं तृतीय नेत्र। भविष्योन्मुख, फ्यूचरोलॉजिस्टिक अप्रोच, ये सब तृतीय नेत्र में है। कितनी पवित्र बात हमारे धर्म शास्त्रों में कही गई, लेकिन एक विडंबना, ये एक दुर्भाग्य, एक बायस्ड, एक पूर्वाग्रह, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो गई कि हमें जेंडर एजुकेशन पर बात करनी पड़ी। और ये सार्थक भी है। गिने चुने मुट्ठी भर लोग इसका भले विरोध कर लें, लेकिन ये सार्थक है। क्योंकि शिक्षा की पहुंच, अगर मनुष्य के अंदर मनुष्यता के गुण विकसित करने हैं, अगर मनुष्य के अंदर मनुष्यता के गुण विकसित करने हैं और उसे मानव से महामानव की यात्रा करानी है, उसे सभ्य, संस्कृतनिष्ठ और आदर्श गुणों से युक्त व्यक्ति और व्यक्तित्व का स्वामी बनाना है, तो निश्चित रूप से शिक्षा को सबके द्वार खटखटाने पड़ेंगे। भले वो व्यक्ति न प्यासा हो, वो आप शिक्षा के दरवाजे तक न आ पा रहा हो, लेकिन जरूरत है कि शिक्षा उसके द्वार पे पहुंचे और उसके अंदर वो मानवीय गुणों का संवर्धित और संपोषित करे जिसका वो अधिकारी है। कितनी अच्छी बात कही गई कि नास्ति विद्या समम चक्षु। नास्ति मातृ समो गुरु, नास्ति
मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं। मैं यहीं से अपनी बात को मैं आप लोगों के बीच साझा करूंगा कि ये शास्त्र आज ये वेद की लाइनें हैं और वेद आज की नहीं बातें हैं। ये इसके तो कोई फिक्स निर्धारित है नहीं कि मैं कह दूं कि 5000 वर्ष पूर्व है। ये तो ऐसे भी श्रुतियां हैं, इसको तो बस सुनी गई और एक बस हस्तांतरित होती चली आ रही है। अकल्पनीय है। कोई भी व्यक्ति इस बात को कल्पना करके कह दे कि मैं कल्पना कर लिया कि ये कैसे ये आश्चर्य हुआ, तो संभवतः वो अभी उस वहां तक उसकी नहीं पहुंच पा रही होगी। वेद के मतलब इतने वेद के इतना अनंत और अनवरत ज्ञान एक दूसरी पीढ़ी से एज इट इज बिना किसी भौतिक विज्ञान के उपकरणों के साथ, ना ही कोई लेखन की सामग्री, और एज इट इज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रही। सोचिए व्यक्ति की स्मरण शक्ति कितनी तीव्र होगी, कितनी जागृत होगी, कितना व्यक्ति प्रज्ञावान होगा, कितना व्यक्ति मेधावान होगा। यह कल्पना नहीं कर सकता है व्यक्ति, यह कल्पना उससे परे है। आज हम लोग विषय को समझने के लिए छोटे छोटे भागों में, उपभागों के भी खंड भागों में अनुच्छेद में भी धारा में बांटते चले जा रहे हैं और एक एक पर्टिकुलर का स्पेशलाइजेशन लेते जा रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए कि उतने लोगों की कितनी प्रज्ञा जागृत रही होगी, कैसी शिक्षा व्यवस्था रही होगी। ऐसे ही नहीं कहा गया कि नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति मातृ समो गुरु। मुझे जो बाद की लाइन है उस पे हम लोग इसको एक सूत्र वाक्य में ले और जरा आगे चले कि नास्ति मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं है। अब मैं यहां पर एक इस प्रबुद्ध समाज पे एक मैं प्रश्न रखता हूं कि जब माता के समान कोई गुरु नहीं है और माता यदि शिक्षित न हो, पुरुष अगर किसी कारण से शिक्षा के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाया या शिक्षा से वो अपने को नहीं जोड़ पाया, वंचित रह गया, तो काम चल सकता है, बहुत बड़ी हानि की संभावना नहीं है। यदि एक महिला अशिक्षित रह जाए, एक स्त्री अशिक्षित रह जाए, एक बालिका अशिक्षित रह जाए, क्या नास्ति मातृ समो गुरु की परिकल्पना सार्थक हो सकती है? अरे बालक की पहली गुरु माता। अब तो मैं तो मनोविज्ञान के पिछली मैं बस कई सिद्धांतों पर चर्चा कर चुका हूं। सारे मनोविज्ञान के सिद्धांत, लैंग्वेज और के जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी अप्रोचेज हैं, इस बात पे एक मत हो चुके हैं कि जितना भाषा का विकास होना है वो बाल्यपन में ही हो जाता है 60%। सोचिए कि अगर माता की शिक्षा पुरुष की शिक्षा से कितनी ज्यादा उपयोगी है और हमने उसी के दरवाजे को बंद कर दिया। इसलिए आज मैं पिछली बार जब आप लोगों को क्लास लिया था तो मैं बताया था कि विमेन इंपावरमेंट पर मत जाइए, इंपावरमेंट शब्द को समझिए। इंपावरमेंट आज जो शब्द सुन रहे हैं इसके 4 चरण हैं और 4 चरण के गुजरने, चौथे चरण पे इंपावरमेंट है, तीसरे चरण पे है कि मुख्य धारा में उसको जोड़ना, उसके नीचे दूसरा, ऐसे इसकी प्रक्रिया है। अरे व्यक्ति तो अभी मुख्य धारा, अभी तो घर के दहलीज से ही नहीं निकला, पहले स्टेज में ये घर में आपने उसको इतने बंदिशें लगा के, आपने इतने मर्यादाओं, अपनी संस्कृतियों का एक आवरण, एक चोला उड़ा रखा है। कहां से वो इंपावरमेंट कहां से होगा? इंपावरमेंट तब होता है ना, इंपावरमेंट का मतलब मैं बता रहा था पिछली बार कि इंपावरमेंट का मतलब क्या है। इंपावरमेंट का मतलब है कि हमें अच्छे और बुरे में हम भेद कर सके और हम एक कौशल से युक्त हो जाए, हमारे अंदर एक हुनर आ जाए, हमारे अंदर एक कैपेबिलिटी हमारे अंदर आ जाए, एक एबिलिटी आ जाए, हम एक ट्रेंड हो जाए, हमारे अंदर एक स्किल डेवलप हो जाए, हम स्किल्ड हो जाए, हम किसी पर्टिकुलर एक
फील्ड में हम हमारी महारत हासिल हो जाए, तब ना हमारा एम्पावरमेंट होगा। एम्पावरमेंट कह देने से कि एम्पावरमेंट हो गया तो ये तो बस वही बात है कि बस जपते रहिए। जपने से नहीं होगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। और विचार हवा में नहीं होती है। मैं बार बार कहता हूं कि विचार के लिए व्यक्ति को स्टेप्स पे काम करना पड़ता है। किस स्टेप्स पे कौन सी कड़ी कमजोर हो गई। प्रश्न ये है कि जो कड़ी कमजोर है उस कड़ी से तो पूछा ही नहीं जा रहा है। प्रतिक्रियाएं वो लोग दे रहे हैं, प्रतिक्रियाएं नियम वो लोग बना रहे हैं। आप नियम बनाएंगे? मैं स्वामी विवेकानंद जी के कथनों का मैं आवरण लेना चाहूंगा, मैं एक ढाल बनाना चाहूंगा। नहीं तो ये प्रबुद्ध समाज है। पुरुष महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए जी कृष्णमूर्ति का भी मैं यहां पे आवरण लूंगा। विवेकानंद जी का पहले लाइन में पहले बता दूं, उनको पहले मैं अपना उनके लाइनों से मैं अपने को मैं सुरक्षित करूं, क्योंकि ये तो टीचिंग मटेरियल भविष्य में बहुत लोग सुनते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा महिला शिक्षा के बारे में, जब पूछा गया कि स्वामी जी स्त्री शिक्षा के क्योंकि वो विदेश से जब आए, वहां के और वहां की भौतिकता और वहां के ज्ञान विज्ञान और कौशल को जब देखे तो भारत में आके उस बात को ये रखे। और उसे पूछा गया तो बोले कि स्त्रियों की शिक्षा के बारे में कुछ कहिए स्वामी जी। तो उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूं स्त्रियों की शिक्षा में बोलने वाला। पहले स्त्रियों को पढ़ाइए, फिर वो बताएंगी कि हमें क्या करना है। और हम क्या कर रहे हैं? अभी भी नियम हम बना रहे हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करने से उत्थान होगा। अरे अपना तो उत्थान इतने अनंत कालों से तो कर रहे हैं, और आज कहां पे पहुंचे हैं इसकी जरा अपनी अंतरात्मा में झांक के देखें। अपनी अंतरात्मा में झांक के देखें कि हम इतनी अवसर मिलने के बावजूद हम कहां खड़े हैं। हम अभी भी शोषण करने में, अभी भी हम आपकी 3rd यूनिट को देखिए, पूरी सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल एब्यूज, स्कूल, होम एंड बियॉन्ड। मैं पेपर की कटिंग जब मैं पढ़ाता था तो मैं पेपर की कटिंग कटवा के इसका मैं प्रमाण इकट्ठा करवाता था कि ये प्रमाण है। आप इतने शिक्षित होने के बावजूद हमने उपहार क्या दिया? तो इतने एक सभ्य समाज न बना के हमने इस प्रकार की कुत्सित मानसिकता का हमने परिचय दिया कि जहां पर महिलाएं अपने को असुरक्षित समझ रही हैं, और ऊपर से पढ़ी लिखी नहीं। दरवाजे हमने बंद कर दिए। डोली से आना और अर्थी से जाना, ये सब लाइनें पुरुष प्रधान समाज की, जो पुरुष वर्ग की जो लेखन आई, उन लेखन में लिखी गई। महिलाएं आगे बढ़े और जब वो लेखन करेंगी तो वो बताएंगी कि हम किस प्रकार से हमारे अंदर भी जो विचार है, जो संवेदना है, वो किस प्रकार से वो अपने को स्पेस मांगती है, अपने को कैसे आगे बढ़ने के लिए, अपने को पुष्पित होने के लिए, अपने को पल्लवित होने के लिए, अपने को पोषित करने के लिए, अपने को संपोषित करने के लिए, अपने को किस प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार के अवसर और किस प्रकार के रास्ते सृजित करना है, वो खुद तय करेंगी। तो विवेकानंद जी की लाइन मैं पुनः स्पष्ट दोहराऊं कि पहले महिलाओं को शिक्षित कीजिए, फिर वो बताएंगी कि हमें क्या करना है। और जय कृष्णमूर्ति ने बहुत स्पष्ट तरीके से बात रखा। वो कहते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति ही आसुरिक है। पहले उसको शिक्षा देकर उसकी आसुरिक प्रवृत्तियों को कंट्रोल करना है और उसके से अंदर से और मानवीय व्यवहार को, मानवीय गुणों को उसके अंदर से जगाना है। ये कृष्णमूर्ति इस बात को कह रहे हैं। तो कैसे हम उम्मीद करें कि अगर कोई पुरुष, मैं किसी के आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन जेंडर पेपर के पढ़ाने का और यूनिट में जितनी भी बातें हैं सिलेबस में, उसको पढ़िए तो उसमें यही है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ इस प्रकार के शोषण हुए हैं।
और वो अब जब हम मानव कल्याण की बात करते हैं, जब मानव कल्याण की बात हो रही है, तो एक वर्ग जो कि पूरी विश्व की आबादी का 50% प्रतिनिधित्व करता है, वह अछूता कैसे रह सकता है? मानव को मानवीय गुणों से जब वो युक्त होता है, तब हम उसको मानव कह सकते हैं। अन्यथा शरीर मानव का है, लेकिन विचार, आप लोग टीवी, टेलीविजन, मैगजीन्स, आप लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और आपको यत्र तत्र घटनाएं दिखती होंगी, मन द्रवित होता है। विचार करने की बात है, विचार करने की बात है कि हम किस दिशा में हैं और किस दिशा में हमें यात्रा करनी है। हमें दूसरों को भी अवसर देना है, हमें उसको भी संपोषित करना है। क्यों? क्योंकि वो आधार है। मैं इस बात पे इसलिए मैं बल दे के मैं बात बोल रहा हूं कि ये आधार है। जब यदि हमारा बेस कमजोर होगा, नास्ति मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं है, और गुरु खुद अंधकार में है, माता खुद अशिक्षित है, तो जितना जानती है उतना ही तो बता पाएगी। और विद्यार्थी, बालक सर्वाधिक समय अपनी माता के साथ में होता है। अपनी पूरी बालपन का प्रतिशत के हिस्से में देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रतिशतता मां के साथ गुजारता है। मां के पास जितने अनुभव होंगे, और अनुभव मेरी एक एक बात को आप लोग ध्यान दीजिए। अनुभव का मतलब ये, आपने दहलीज के अंदर रखा तो अनुभव तो दहलीज के अंदर के ही होंगे। आपने पढ़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। एक्सेप्शनल केस पे चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो को सुनने के बाद। अंग्रेजी में बहुत से एक्सेप्शनल होते हैं, उन अपवादों को छोड़िए। इतने लोग इस समय में पढ़े, प्रतिशतता बताइए, कितने प्रतिशत महिलाएं किस कालखंड में पढ़ी हैं? आप अंतर पाएंगे कि बिल्कुल एक ग्राफ बने तो एक यहां आए तो एक यहां, पुरुष का यहां आएगा तो महिला का यहां पे आए। बिल्कुल प्रतिशतता के नाम पे कहीं कहीं तो 0% भी आ जाएगा। ऐसी भी स्थिति रही है। जो इतिहास के वेत्ता हैं, जैसा वो बताते हैं, जो शिक्षा शास्त्री हैं, जो समाज शास्त्री हैं, इस बात के जिक्र करते हैं। तो नास्ति मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं है। तो हम लोग पिछली बार जो बात किए थे, तो उसमें हम लोग कहे थे कि हम लोग कुछ मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रियों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने इसको परिभाषित किया कि महिलाएं, हमने उनके गुणों के आधार पर हमने मान लिया कि ये आज्ञाकारी होती हैं, ये शांत होती हैं, ये अनाड़ी होती हैं। संदेह होगा तो मैं उसकी व्याख्या करूंगा। गृहिणी होती हैं, पोषण करने वाली हैं, अयथार्थवादी हैं, भावुक होती हैं, स्वच्छ होती हैं, कलात्मक होती हैं, बच्चों को पालने वाली होती हैं और तार्किक होती हैं। और पुरुषों का भी वर्गीकरण किया गया कि ये आक्रामक होते हैं, ये भावुक नहीं होते, ये खिलाड़ी टाइप्स के होते हैं, उच्च पदस्थ होते हैं, तार्किक होते हैं, भावुक नहीं तथा स्तरीय होते हैं, जोरदार होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं, गणितीय और वैज्ञानिक क्षमता युक्त होते हैं, पैसा कमाने वाले होते हैं। और यथार्थवादी होते हैं। अब इसमें मैंने जो समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक जितने भी ये उन्होंने वर्गीकरण किया, मैंने आपको दोनों बातें बताई और आप लोग अब इसको नोट करके उसमें देखिए। आप यही पाएंगे कि जिसको जितने ज्यादा अवसर दिए गए, जिसको जितने ज्यादा अवसर मिले,
और जो जितना ज्यादा पढ़ा, जो जितना ज्यादा कार्य किया, उसके जीवन में उस प्रकार की अवसर बने, उस प्रकार का उच्च पदस्थ हुआ और उस प्रकार से उसका जीवन का विकास हुआ, उस प्रकार से उसके तर्क बढ़े, उस प्रकार से उसके अनुभव बढ़े, उस प्रकार से उसके ज्ञान बढ़े, उस प्रकार से उसने अपने सीखी हुई विद्या को अपने कार्य क्षेत्र में उसको परिणित करके उसने दिखाया। क्यों? क्योंकि उसको अवसर मिले। और हमने क्या हुआ, एक पक्ष को हमने उतना अवसर नहीं दिया जितना कि हमने एक दूसरे पक्ष को दिया। तो यहां पे मेरे कहने का ये अर्थ टोटल और भावार्थ भी यही है कि जब हम शिक्षा के द्वार सबके लिए खोल देंगे, और निश्चित रूप से खुला है, अवसर की कमी नहीं है, लेकिन अवसर को जो सृजित करता है, सृजित कौन करता है? सृजित करने में पहला रोल है फैमिली, होम। हम लड़कों के लिए तो कहीं भी भेजने को तैयार हैं, देश विदेश कहीं भी, और लड़कियों के लिए 10%, 5%, 2% लड़कियां जाती हैं, तो क्या ये 50% का प्रतिनिधित्व हो गया? और जरा सोचिए, आप ये कल्पना करते हैं कि आपकी पत्नी अनपढ़ मिले, आपकी मां अनपढ़ हो, आपकी बहन अनपढ़ हो। आप आज तो ये कोरोना वायरस ने एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराया है कि जरा बताइए, इसमें ये कल्पना कीजिए, मेरी सारी बातों को न मानिए, लेकिन मुझे यहाँ पे ये बताइए, आप बाहर अगर कहीं फंसे हुए हैं, कहीं ड्यूटी में गए हैं, आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ गई और आपको कोई संदेश भेजना है, आपके डॉक्यूमेंट्स को भेजने हैं, अगर वो नहीं ऑपरेट करना जानती है मोबाइल, तो कैसे भेजेगी? फिर आप कोसते रहिए। कोसना का अधिकारी आप नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही किसी पुरुष ने उसको ये अवसर उपलब्ध नहीं कराया कि वो उस अवसर पर अपने को खरी उतार सके। और ये आज इस महामारी ने, जरा सोचे कि अगर जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जो व्यक्ति एजुकेट नहीं है, जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी से दूर है, जो व्यक्ति नए नए होने वाले अवसरों, होने वाले परिवर्तनों, होने वाले ज्ञान विज्ञान से अपरिचित रह गया, वो इस महामारी में अपने को कैसे, किस प्रकार से अपने को रिप्रेजेंट करेगा? तो एजुकेशन के द्वार सबके लिए खुले, लेकिन परिवार और होम और सोसाइटी कितने अवसर उपलब्ध कराएं? क्या लड़के गलतियां नहीं करते हैं? लड़के भी गलती करते हैं, तो उस प्रकार से बच्चियां को भी गलती होती हैं। तो वहां पे हमें उस प्रकार की बातें जो नैरो मानसिकता वाली होती हैं, जो एक संकीर्ण विचारधारा वाली होती हैं, उसको हमें त्यागना पड़ेगा, उसको हमें त्यागना पड़ेगा और हमें होने वाली परिवर्तनों को स्वीकार करना पड़ेगा। तब जाके इंपावरमेंट की जो बात, जो परिकल्पना है, वह परिकल्पना सार्थक होगी। किसी भी व्यक्ति के उत्थान के लिए इस बात पर निरंतर प्रयास करना चाहिए कि उसके लिए शिक्षा के निरंतर अवसर मिलते रहे, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसी साधन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना उत्थान अपनी गति, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के आधार पर करता है। जिसकी जैसी नैसर्गिक योग्यता है, विवेकानंद जी वहां भी कहते हैं कि मनुष्य के शिक्षा का अर्थ मनुष्य में पूर्व में विद्यमान शक्तियों का प्रकटीकरण है। उसके अंदर जिस प्रकार की निहित नैसर्गिक ईश्वर प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त जो भी योग्यता है, जो विकास का जो माध्यम बनता है, वो माध्यम शिक्षा है। इसलिए शिक्षा की पहुंच सब तक होनी चाहिए। शिक्षा की पहुंच सभी वर्गों, अगर सब तक अगर शिक्षा की पहुंच होती है तो निश्चित रूप से उसका परिवार स्वयं, तो वो अब तो प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर व्यक्ति कहां से? आत्मनिर्भरता का मतलब ही शिक्षा के, उसकी पहली जो कड़ी है वह शिक्षा है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा शिक्षित होगा,
शिक्षित होने का मेरा अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं है। शिक्षित होने का मेरा अर्थ यहां पर व्यक्ति को अपने कौशल से युक्त होना है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा कौशल से युक्त होगा वो व्यक्ति उतना स्किल्ड होगा और उतना उसको वो अपने को इंपावर कर पाएगा। जैसे एक उदाहरण से इसको बात को मैं थोड़े से उदाहरण समझा दूं कि अभी मान लीजिए कि आपको ये जो कोविड-19 ये जो महामारी है, अगर कोई महिला अगर वो सिलाई जानती है, अगर वो कुछ ना इस समय केवल मास्क बनाना सीख जाए, सिलाई जानती है, पुरुष हो महिला हो कोई भी अगर व्यक्ति सिलाई जानता हो, बहुत इसमें तो कोई अंग्रेजी विज्ञान पढ़ना तो है नहीं, थोड़ी बहुत सिलाई की कला होनी चाहिए और उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत सा उसमें डिजाइन करना है। ये तो बस, और ये भी नहीं है कि ये बहुत एक बना लिए तो अनंत अनंत कालों तक चलने वाला, साल 2 साल, ये तो बस 1 महीने 2 महीने तक यूज होता है। और निरंतर आवश्यकता है, हर व्यक्ति को 2 3 4 आवश्यकता है। तो सोचे और कितनी हमारी तो कितनी आपकी डिमांड हो सकती है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ, वो क्या होगा, एक तो कौशल आ गई, कौशल से क्या किया, कौशल का प्रयोग किया और कौशल से उसका जो अर्थ का जो उपार्जन हुआ, वह अर्थ के उपार्जन से वह इंपावर होगा, वह अपना भी पोषण करेगा, अपने परिवार का भी पोषण करेगा और अपने बच्चों को भी स्किल्ड करने में, मतलब पैसा, बच्चों की पढ़ाई में आने वाले खर्च और उसके स्वास्थ्य का वो उससे उसको जीविकोपार्जन कर सकता है, उससे उसका भरण पोषण होके वहां पे ये बात हो सकती है। तो इतने तथ्य हमने आपके सामने ये रखे कि, और ये सारे तथ्य मैंने विचारणीय मुद्दों पे रखे हैं जिससे कि आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, आप इस लोग सुने और इस पर विचार करें और एक तथ्यगत विचार करें। विचार करने का अर्थ ये नहीं है कि आप जो सोचते हैं, मैंने बोला तथ्यगत विचार करें। आप इसको डेटा इकट्ठा करें और डेटा के आधार पर उसको एनालिसिस करें और उस एनालिसिस के बाद से इवैल्यूएशन करने के बाद एक जनरलाइजेशन करें और अपने मत को आप प्रतिपादित करें। आप अंत में यही पाएंगे कि कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां, जो परिस्थितियां रही हों, बाहर के आक्रांता आए हों, हमारे ऊपर बहुत हमले हुए हों, हमारे ऊपर बहुत आक्रमण हुआ हो, हम उनको सुरक्षित करने के लिए किए हों, ये सारी बातों को मैं मानता हूं और वो ऐसी परिस्थितियां थीं। अगर मैं भी होता तो शायद मैं भी, अगर मेरा कभी जन्म हुआ हो तो मैं भी किया होता, लेकिन अब वैसी परिस्थितियां नहीं हैं, परिस्थितियां बदली हैं तो विचार भी बदलने पड़ेंगे और विचार भी बदलने चाहिए। अगर हम अपने विचार को नहीं बदलते हैं तो कहीं ना कहीं हम मुख्य धारा से वंचित हो जाएंगे, हम नवीन ज्ञान विज्ञान से वंचित हो जाएंगे। हमें आने वाली जो नई पीढ़ियां हैं, जो नए ज्ञान और विज्ञान से युक्त आ रही हैं, वो हमको पिछड़ा कहेंगी, वो हमको बैकवर्ड कहेंगी, वो हमको नैरो माइंडेड कहेंगी, वो हमको स्टीरियोटाइप बोलेगी, वो हमको ऐसे एक और शब्द है, मैं नहीं आ पा रहा है, वो एक मूवी में उस शब्द को काफी लोकप्रिय हुआ, जिसमें वो लड़का मथुरा से होता है और संस्कृत में वो और भाषा में और हिंदी में बोलता है, तो जो अंग्रेजी पढ़ने वाली जो लड़की है उसके ऊपर कमेंट करती है, तो उसमें फिर थोड़ा सा वो भी अपना अंग्रेजी में बात को रखता है, तो वहां पे वो शब्द आया कि इस प्रकार के, वो शब्द मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, अभी ध्यान में आ जाएगा तो मैं उस शब्द को मैं रिपीट कर दूंगा। तो इस प्रकार की बात है। मैंने जो भी बातें कही तो मैं प्रमाण भी दूंगा, मैं 2 सिर्फ प्रमाण तो 5 कहेंगे तो मैं 5 दूंगा, लेकिन मैं 2 प्रमाण अभी मैं रखता हूं, क्योंकि ये तो आप लोगों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो एड है वो हर रोज मिल रहा है, तो नई नई बातें हर रोज मिलेंगी। मैं 2 प्रमाण देता हूं कि क्या ऐसी कोई लिखित साहित्य है, ऐसी कोई लिखित साहित्य है जहां पर कि महिलाओं की इस प्रकार की शोषण की बात उजागर की गई हो? क्या ऐसा वांग्मय में ऐसी कोई बात है? जी, एक मैं 2 बात
तो बताऊंगा, एक स्मृति में आ गया, और जब तक मैं चाहता हूं कि मैं बोल दूं, नहीं तो फिर ये बार बार ये विचार मुझे उद्वेलित करता रहेगा। तस्लीमा नसरीन की एक लज्जा किताब है, बहुत विवादित हुई, बाद में फिर मार्केट में उसको अलाउ किया गया। आप लोग लज्जा को पढ़िए। लज्जा में देखिए, ये लज्जा निश्चित रूप से ये बांग्लादेश की घटना है, लेकिन या अन्य दो देश की, एक और देश है, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, तो वहां की जो घटना है, तो लेकिन उसको पढ़िए तो पता चलेगा कि महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार हुए, कितने शोषण हुए। और इतिहास के जो लोग इतिहासवेत्ता हैं वो भी इस बात को बताएंगे कि जितने भी हमारे पास जो बाहर के जो शासक आए वो हमारी महिलाओं के साथ कितना शोषण किए हैं। खैर, वो तो पुरानी बातें हैं, उस पर बहुत लंबे समय तक चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं अभी जो बताऊं तो बिल्कुल आधुनिक परिदृश्य में जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, इस बात को ये लोग जिक्र करते हैं। मैं 2 लाइन में बोलता हूं, वो बताएगी, हाय अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। 5 बार इसको पढ़िएगा मेरे वीडियो सुनने के बाद, और जरा इसका ध्येय बात वाक्य निकालिएगा। नहीं निकाल पाएंगे अर्थ, और आंखों से आंसू आएंगे। मुंशी प्रेमचंद्र की आप कोई भी किताब उठाइए, मुंशी प्रेमचंद्र किताबों को पढ़िए, वहां आप पाएंगे कि महिलाओं के साथ कितना शोषण हुआ है, महिलाओं के साथ कितना, उनके साथ कितना दबी कुचली रह गई, उनको वो अवसर नहीं मिले जो अवसर उनको मिलना चाहिए। अरे अवसर छोड़िए, उनकी पूरी जिंदगी हम चूल्हे चौकी में हमने काट दिए, और बच्चे पैदा करने में सारे समय ले लिए। जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए। किताबें कहती हैं, मैं आप लोग किताबों को पढ़िए, मैं भी किताब से ही मैं बात को उठा रहा हूं। दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण में आप लोग पढ़िए, वहां पे भी बातें आती हैं। योजना कुरुक्षेत्र में पढ़िए, हर बार एक विशेषांक ही आता है, महिला विशेषांक। मैं बिल्कुल वहां से मैं प्रमाणित, जहां से मैं लिया हूं, मैं प्रमाण से कहता हूं। आप लोग ये ज्ञानोदय और वहां से पढ़िए। आजकल जो भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सारी पत्रिकाएं आती है, वहां से पढ़िए। इसमें बिल्कुल इसमें जिक्र दिया गया है। वहां से मैं बिल्कुल प्रमाण से इस बातों को कहता हूं कि इस प्रकार की ये बातें थी, अवसर नहीं मिले, हमने उनको आगे बढ़ने के अवसर नहीं दिए, हमने उनके अवसर को छीन लिए, और हमने उनको सीमित कर दिया कि आपका काम चूल्हा चौकी, बर्तन, खाना बनाना, सेवा करना। देखिए, ये कोई वीडियो सुन के कोई बहुत संस्कृति संपन्न व्यक्ति ये न कहे कि